Previously, with Mr. Sunil Gupta on the Let's Chat with JB podcast, we had spoken about his entry into Tihar, the visit of Gyani Zail Singh, Charles Sobraj, and also what happened with Subrata Roy. That was part one, and now we have for you part two of a gripping podcast that brings this episode to a conclusion. Watch out. Also, I think आपने इसके बारे में भी लिखा है that there were some people जो आपको बहुत pleasantly उन्हें surprise भी किया. अब जैसे मनु शर्मा की बात हुई थी, of course, Jessica Lal case happened. Again, maybe it was just that one moment of insanity and जो भी हुआ. But you said his Kartav, his basically his entire actions in jail, very very pleasant. I think TJ's का जो brand भी बना उसके अंदर भी उनका काफी अपना रोल रहा. And overall आपने बताया बहुत ही pleasant personality थी. कभी उसने अपना did not throw his weight around or his money around. So you said that he turned out to be quite a pleasant personality in prison also. मैंने उसके बारे में लिखा है. देखिए जहाँ अच्छी बात होती है, अच्छी बात भी हर एक को वेटेज देनी चाहिए. जो गलत बात है वो तो मैंने लिखी है. Correct. तो इसका क्या था मनु शर्मा का कि इसने किरण बेदी के टाइम पे हमारे यहाँ बेकरी स्टार्ट हुई थी, उसको जो एक्सपेंड किया, मतलब उस टाइम पे बेकरी की हमारी जो टर्न होती थी 40-50 लाख की होती थी. इसने बेकरी के काम को एक्सपेंड किया, नमकीन वगैरह बनवाने शुरू किए, डिफरेंट काइंड के नमकीन बनाने शुरू किए. और इसने जो सबसे अच्छी एडवाइस दी वो इसकी एडवाइस थी कि इनको कोर्ट्स में बेचो. मतलब ये एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया था. तो मैं जैसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता था. मैं जैसे क्योंकि कोर्ट में कोई आपने अगर खोलना है, अपना आउटलेट खोलना है, जैसे दिल्ली में अब हमारे 6 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, 8-9 आपके आउटलेट खुल जाते हैं. तो जैसे हम चीफ जस्टिस से बात करते थे कि ऐसे जेल के प्रोडक्ट्स का हमने वो आउटलेट खोलना है, पहले तो हम प्रोडक्ट्स उनको सैंपल जाके दिखाते थे. सैंपल वाकई बहुत अच्छे होते थे, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते थे. तो आप देखें जब हमने कोर्टों में आउटलेट खोले, अभी भी ज़्यादातर कोर्टों में चल रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक तो जुडिशरी की इमेज जो है हमारे लिए एकदम चेंज हो गई. बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया. जहाँ जुडिशरी में समझती थी कि यहाँ तो सारे क्रिमिनल हैं, जो जेल जो है ये स्कूल कॉलेज हैं क्राइम के, जिसमें कि आप ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हो क्राइम में, तो वो परसेप्शन टोटली चेंज हो गई. जब वो प्रोडक्ट्स वगैरह खाते तो मोस्ट ऑफ द टाइम जुडिशरी, एडवोकेट्स वगैरह या आम पब्लिक भी है, वो तारीफ करती थी हमारे प्रोडक्ट की. दिस वाज हिज आइडिया. इससे क्या हुआ कि हमने कई सारे मॉल्स में भी अपने ये खोले, आउटलेट खोले. हमारी गिफ्टिंग कंपनी है, गिफ्टिंग के लिए भी मतलब लोग बोलते थे कि दिवाली में अपने गिफ्ट देने, तो आप टीजेस के प्रोडक्ट्स दो. बिल्कुल. इसके लिए ना ये माना जाता है, कहते हैं कि किसी के अगर बुरे दिन आए, अगर उसने जेल का खाना खा लिया, तो कहते हैं उसके बुरे दिन टल जाते हैं. सभी कहना मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा, पर हमने इसी लोग इतने जेल के खाने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि अब जेल का खाना इतना बच जाता था तो 1-2 रोटी हम जाके निकाल के बाहर दे देते थे. इनफैक्ट उसके बाद ये बात दूसरी है कि हमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया था जेल रोड के ऊपर. एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया था जिसमें कि जेल का खाना जो है कैदी सर्व करते थे. मतलब ये भी बिल्कुल नई कंसेप्ट थी. कैदी जो है, कैदी वहाँ रोटी बनाने, सब्जी वगैरह जेल से बना के ले आते थे वो, और कैदी खाना सर्व कर रहे हैं. तो ये हमने, क्योंकि लोगों की जो डिमांड होती है, अब पीछे जो है मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो बंद कर दिया. हमने बड़ी मेहनत से उसको जो है खोला था. हो सकता है कोविड के टाइम भी अपना कोविड के टाइम कोविड के टाइम पे जो है वो बंद हुआ था. उसके बाद इनको खोलना चाहिए था, पर इन्होंने जो है उसको खोला नहीं. That's a good idea. तो उसके एक उससे कि कोर्ट्स में खोलें, तो हमारा जो आप देखें करीब जो एनुअल टर्नओवर जो है हमारी करीब 32 करोड़ की हो गई थी जेल फैक्ट्री की, जो कि पहले खासकर बेकरी सेक्शन से कुछ 1 लाख आते थे, वो एकदम 15-16 करोड़ पे तो खाली बेकरी का हमारा प्रोडक्ट बिकने लग गए थे. उसके अलावा फिर फर्नीचर आइटम्स हैं. सरकार ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि जितने स्कूल्स हैं उनको डायरेक्टिव दे दिया कि आप जो फर्नीचर आइटम है, डेस्क वगैरह या जो सीट्स हैं, आप टीजे से देंगे, तो उससे हमारा टर्नओवर काफ़ी अच्छा होगा. पर जो मनु शर्मा की बात से हमने वो किया था, तो बेशक वो बार कितना मर्जी हीनियस ऑफेंस करके आया था,
तो पर जेल के लिए उसने, मैं कहूँ रिफॉर्म्स के लिए काफी कुछ काम किया, काफी कुछ काम किया। एंड स्टेड कनेक्टेड इवन आफ्टर, मतलब आई थिंक बाहर निकलने के बाद भी आई थिंक पार्टिसिपेशन तो एक्टिव और रही है हाँ, उसके अंदर। अब क्या होता था कई बार कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे कहा, मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे है, एक के दोनों माँ बाप जो जेल के अंदर है, उनका बच्चा जो है, उनका कोई थर्ड रिलेशन जो है वो उसने संभाला हुआ है, पर वो उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप कुछ कर सकते हो। तो स्टेट का तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर स्टेट का मैकेनिज्म होता भी है तो बड़े थर्ड क्लास उसमें चलता है। तो मैंने, इसने एक सिद्धार्थ, इसका नाम जो है सिद्धार्थ वशिष्ठ करके, इसने सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट इसने खोला हुआ था। तो मैंने इनको कहा कि वो रोहतक में हैं 2 बच्चे, तो उनको क्या स्कूल में एडमिशन वगैरह करवा सकता है? तो उसने कहा ठीक है, सारा खर्चा मैं करूँगा। इसलिए वहीं रोहतक में बच्चे को एडमिशन करवाया और सारा उनका खर्चा हॉस्टल में रहने का और वो सारा इसने किया। तो उसमें हाई कोर्ट ने अप्रिशिएशन दिया इसको। ग्रेट। ऐसी और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको मैंने इसके थ्रू जो है एडमिशन करवाया, इसके थ्रू। और फिर इंडिया विजन फाउंडेशन, जो किरण बेदी का फाउंडेशन है, उसके थ्रू भी बहुत सारे बच्चों को जो हमने एडमिशन करवाया स्कूल्स वगैरह में, और उसकी पूरी मेंटेनेंस का जिम्मा उन्होंने लिया। तो इसका ये तो है कि और ये इस जो चैरिटेबल ट्रस्ट इसने अपना बनाया हुआ था, उसमें ये जो लोग, जिसमें दोनों माँ बाप जो जेल में आ गए हैं, उनकी फैमिली को जो बाकी बचे हुए थे, उनको ये फाइनेंशियल हेल्प भी देता था। कम बैक टू द बुक, जैसे आपकी जो किताब थी, इसका नाम था अपना ब्लैक वारंट, और वाइल वारंट्स तो काफी अपना दिए होंगे, आई थिंक हैंगिंग्स आपने शायद 8 देखे अपने टेन्योर में अंदर। तो पहले व्हाई ब्लैक वारंट? एंड एक और, मैंने जब नेटफ्लिक्स का शो देख रहा था उसमें बोलते हैं दैट जज आफ्टर साइनिंग अ ब्लैक वारंट वुड ऑलवेज ब्रेक हिज पेन, पर वो बताते नहीं कि क्यों, एटलीस्ट शो में अभी तक उन्होंने बताया नहीं। तो योर थॉट्स ऑन टू, कि एक तो ब्लैक वारंट क्यों कहलाता है और जज हमेशा अपना पेन क्यों तोड़ता है? देखिए, जो मैंने ब्लैक वारंट लिखी, मैं पब्लिक को बताना चाहता था जेल किस तरीके से चलती है। किसी भी कैदी, मतलब जवाहरलाल नेहरू या दूसरे जो जेल में रहते, इन्होंने अपनी किताबें लिखी, बिल्कुल, पर किसी भी जेलर ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी थी कि जिससे कि पता लगे कि जेलें किस तरीके से चलती हैं। राइट। मुझे पता था कि जब तक मैं जेल की नौकरी में हूँ, तो कोई भी रिसर्च के लिए एप्लीकेशनें आती थी, जेल विजिट के लिए एप्लीकेशन आती थी, या कोई हेल्प करना चाहता था प्रिजनर्स को, हम उसको अलाउ कर देते थे। मुझे पता था मेरे जाने के बाद जो है शायद अलाउ कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ा रीजन तो मेरा ये था इस किताब को लिखने का, कि जेलें कैसे फंक्शन करती हैं, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इनसाइड व्यू देने का। दूसरा, 81 से 2016 तक मैंने 8 फांसियां देखी थी। सबसे पहले जैसे रंगा बिल्ला की फांसी देखी, मकबूल भट्ट की फांसी देखी, उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह थे, उनकी फांसी देखी, फिर इंदिरा गांधी के जो किलर थे सतवंत सिंह, केहर सिंह, इनकी फांसी देखी, और लास्ट फांसी देखी मैंने अफजल गुरु की। तो मैं पब्लिक को बताना चाहता था, रीडर्स को बताना चाहता था कि जब ब्लैक वारंट इशू होता है, पहले तो मैं बताऊंगा आपको ब्लैक वारंट क्यों, कब इशू होता है। मैं पब्लिक को बताना चाहता था कि जो कंडेम प्रिजनर होता है उसकी क्या साइकी होती है लास्ट टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर जो है रिसर्च करते हैं। तो क्या होता है कि एक आदमी को जब डेथ सेंटेंस होती है, जब नीचे डेथ सेंटेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, तो उसको पहले हाई कोर्ट कंफर्म करती है। जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करती, तब तक उस डेथ सेंटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और उसमें टाइम लैग कितना रहता है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट? इसमें आप लगाएं करीब करीब 6 महीने से साल तक जो है ये हो जाता है। राइट। हाँ, क्योंकि वो उसको अपील भी साथ ही वो उसको ऐड कर देते हैं, और एज ए अपीलेट कोर्ट जो उसको सुनती है। जब हाई कोर्ट जो है उस पर कंफर्म कर देती है डेथ सेंटेंस, फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कंफर्म कर देती है, फिर उसको पावर होती है ये उसकी मर्सी पिटीशन के लिए वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। दिल्ली में मर्सी पिटीशन के लिए प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर डेलीगेट नहीं की।
तो जब मर्सी पिटीशन उसकी रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है हम जज के पास जाते हैं कि आप इनका ब्लैक वारंट इशू कर दो, क्योंकि अब इसने सारे चैनल जो है एग्जॉस्ट कर जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव चैनल एग्जॉस्ट कर दिए, तब जो है वो ब्लैक वारंट इशू होता है। ब्लैक वारंट का जब जज साइन करता है, वो निब को, उस टाइम पे तो निब के पेन होते थे, वो निब को तोड़ देते थे। एक अच्छा, पहली बात तो ब्लैक वारंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक हाशिया होता है, जो वारंट होता है उसके चारों तरफ ब्लैक हाशिया होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। और जनरली ये प्रथा होती थी कि जो भी जज उसको साइन करता था वो निब तोड़ देता था, ताकि ऐसा काम आगे ना करना पड़े। ये मेरा आखिरी वो हो, निब तोड़ दी ताकि इसे आगे ना करना पड़े। जो हिंदुस्तान में आप देखें, अगर 100 फांसियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है, राइट, तो अल्टीमेटली जो मैच्योर होती हैं वो 10% होती है। 90 फांसियां जो होती हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, वो रिवर्स हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी, क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी, अपील डाल, SLP तो है ही, कई बार मर्सी पिटीशन पे भी जो है वो आदमी निकल जाता है। तो जैसे ही उसका ये मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट होती है, तब हमें ब्लैक वारंट लेना होता है। ब्लैक वारंट का मैंने प्रोसेस आपको बताया, जज जो करते हैं। उसके बाद से जो है, जो प्रिजनर जो होता है, 15 दिन का टाइम उसके पास होता है कि वो जो आखिरी जो चीजें होती हैं वो फिनिश करे। तो उसको एक सेल में रख देते हैं ताकि वो कहीं अपने वो सुसाइड ना कर ले। राउंड द क्लॉक उसके ऊपर सर्विलेंस रखी जाती है, हर 2 घंटे अपना वॉच भी 2 घंटे में, हाँ, वो चेंज होता है। और नाड़ा तक भी नहीं रख सकते अपने, नाड़ा तक नहीं रख सकते, हैंग ना कर ले, बर्तन नहीं रख सकते वहां पे। और उसको लॉ ये कहता है कि उसको आप रिलीजियस बुक्स देंगे, बल्कि जो अंग्रेजों का लॉ था, अंग्रेजों के टाइम पे था, वो अभी भी है वहां पे, कि वो वहां पे बाइबल देने का था, कि बाइबल आप प्रिजनर को पढ़ने के लिए दो, प्लस रिलीजियस जो उनकी प्रीचर है वो भी मिल सकते हैं। उसमें काफी एनकरेज किया हुआ था कि रिलीजियस प्रीचर मिले, वो जब आते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, ताकि वो जब आते हैं वो बताते हैं कि लाइफ क्या है। तो उसमें आदमी इतने दुख से वो नहीं मरता, उसको पता है कि जो मैंने कर्म किए हैं, रिपेंट योर सिंस वगैरह, वो सब हो गया उसमें, रिपेंटेंस वगैरह जो है वो उस पे आ जाती है, तो शांति से वो जाता है। पर हमारे जो अब जो सिस्टम है उसमें ये है कि ब्लैक वारंट इशू करने के बाद जो है उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में तो रख सकते हैं। वैसे आप किसी प्रिजनर को बिना कोर्ट की परमिशन के सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, पर जिसको डेथ सेंटेंस है उसको आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आप रख सकते हो शुरू से 15 दिन। हाँ जी, ओके। मतलब आपका कंडेम प्रिजनर तो जब उसकी प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, ब्लैक वारंट इशू हो गया, उसके बाद से 15 दिन आपके काउंट होते हैं। उसको आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, राउंड द क्लॉक आप उसके ऊपर नजर रखोगे, CCTV कैमरास होंगे, 2-2 घंटे के बाद जो है वो ड्यूटी चेंज होगी, उसके बाद सब चीजें आप हटा लोगे उसकी, जिससे भी वो अपने सुसाइड वगैरह कर सकता है। जैसे अभी आपने बताया नाला वगैरह उसका जो है वो भी वो निकाल देते हैं उसको, बल्कि इलास्टिक की जो है वो देते हैं। तो उसके बाद जो उसको जो आखिरी मुलाकात उसकी होती है, आखिरी मुलाकात में वो अपने घर वालों से, अब कई बार तो पहले टाइम पे होता था, जैसे करतार सिंह उजागर सिंह को फांसी दी थी, पूरा का पूरा गांव उसको मिलने के लिए आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो आखिरी मुलाकात होती है इसको बड़ा लिबरली जो है ग्रांट करना चाहिए। तो हम बड़े लिबरल होते थे ग्रांट करने में। तो आखिरी मुलाकात होती है, उसके बाद जिस दिन फांसी होती है उस दिन उसमें भी ब्लैक होता है, काले कपड़े उनको पहनाते हैं। उसका भी आपने रीजन बताया। हाँ, काले कपड़े पहनाते हैं, और काले कपड़े जब वो फांसी जो जल्लाद जो होता है वो फांसी जब देता है तो उससे पहले जो है एक मैजिस्ट्रेट आता है वहाँ पे। मैजिस्ट्रेट जो है वो उससे पूछता है कि तुम्हारी लास्ट विश कोई हो। विश का मतलब ये नहीं होता कि वो पूछेगा कि कुछ खाना चाहता है या कुछ पीना चाहता है या कुछ, ऐसा विश करना आना है। उस विश का लास्ट विश का मतलब ये होता है कि उससे पूछने के लिए कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, मूवेबल, इमूवेबल, या कोई और चीज है। अगर विल आपको लिखनी है, हाँ, विल आपको लिखनी है, तो क्योंकि मैजिस्ट्रेट की उसको विल को रिकॉर्ड करता है, तो वो विल को रिकॉर्ड करने के लिए आता है। अच्छा, मतलब लास्ट में ये नहीं कि आपको कोई स्पेशल खाना खिलाना है, बुखारा का खाना ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जो बंदा कुछ एक घंटों में लटकने जा रहा है,
जिसको पता है कि लाइफ उसकी एक्सटिंक्ट हो जानी है, वो खाने की उसकी इच्छा कहाँ से होगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, अनलेस इज मतलब वेरी हार्ड एंड क्रिमिनल, नहीं, पर वो तो बहुत ही रेयर होगा। पर वो कभी हुआ ही नहीं ना। मैंने 35 ईयर में किसी का नहीं देखा। और क्योंकि जो आखिरी विश होती थी वो हमने कभी उस एंगल से पूछा ही नहीं। बिल्कुल, हमने तो आखिरी विश उस एंगल से पूछी कि प्रॉपर्टी वगैरह है, आप किसी को आगे बेस्टो करना चाहते हैं तो आप बेस्टो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अमंग्स द 8 जो आपने हैंगिंग्स देखी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर किसका हुआ, लाइक वर्स्ट इम्पैक्ट दैट आपको बहुत ही मतलब फील हुआ कि यार ये ठीक नहीं हुआ? देखिए, फांसी तो इटसेल्फ जो है बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है। मैं कभी भी फांसी के फेवर में नहीं था। मेरा तो एक सिद्धांत होता था कि फांसी जो मिलती है, आप जनरली देखेंगे कि जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी नहीं मिलती। वो अपना जिसने अपना अच्छा वकील कर लिया उसको फांसी नहीं मिलेगी। जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता फंसेगा वही। नीचे वाली कोर्ट से, अल्टीमेटली फांसी उसको मिलती है। जब आपका सिस्टम इतना वीक है, बिल्कुल, आप देखें अखबारों में आप पढ़ते होंगे, चोरी का केस 20 साल में डिसाइड हुआ, सही बात है, मर्डर केस 35 साल तक चलता रहा। अरे आप लिमिट क्यों नहीं रखते? हर एक क्राइम के लिए आप लिमिट रखो ना, कि मर्डर का केस 3 साल में खत्म हो जाएगा, चोरी का केस जो है 1 साल में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, रेप का केस है 2 साल में खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं लिमिट रखते? मैं जब नया ला आया था ये, तो मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये लिमिट रखेंगे, और लिमिट रख भी सकते हैं, बिल्कुल, पर पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रखी। अब कम से कम जैसे वकील हड़ताल कर देते हैं, मैं अभी कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, वकील हड़ताल कर देते हैं, आधा टाइम तो कोर्ट का जो है उसी में वेस्ट हो जाता है। बंदे जो जेल में सड़ रहे हैं, सही बात है, उनका किसी को वो नहीं है। मतलब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही आप उलझे रहो, और आप जो क्रिमिनल है ना तो उसको कोई आप कंपेंसेट कर रहे हो, ना एग्रीव्ड जो है उसको कंपेंसेट कर रहे हो। तो आप क्यों नहीं टाइम रखते? टाइम रखो। इस टाइम तक अगर केस नहीं होता तो आप जज को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि मर्डर का केस 3 साल में क्यों नहीं खत्म किया। आप एक्सप्लेनेशन दो। अब मेरे को पे विश्वास करना, जहां पे आपने एक्सप्लेनेशन लेनी शुरू कर दी ना, भाई साहब आपका सिस्टम भागेगा। सही बात है, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखो, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन लेनी शुरू की तो कितना अच्छा चल रहा था। अब इन्होंने ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को बिठा के उस सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। मैं कह रही, ये मेरी अपनी व्यू है। तो आपने जहां एक्सप्लेनेशन मांगनी शुरू की, आपका सिस्टम भागता है। राइट, 3 साल में मर्डर का केस नहीं हुआ तो जज उसमें अपनी वो देगा, एक्सप्लेनेशन देगा क्यों लंबा हुआ। करेक्ट, वकीलों की स्ट्राइक से हुआ या पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी उससे हुआ, जो भी अपना रीजन है वो देगा। आप अगर उसकी एक्सप्लेनेशन रीजनेबल है, राइट, तब तक तो आप ठीक है। उसको जो उसने 6 महीने ज्यादा ले लिए, करेक्ट, उसमें भी आप टाइम कर दो कि आप एक्सप्लेनेशन दे के भी आप 6 महीने से ज्यादा नहीं वो कर सकते। उसके बाद जो है, अगर आपको रीजन उसका वो ठीक नहीं लगा, जज का, पुलिस का, तो आप कंपेंसेशन दो। आपने हिंदुस्तान में आपने जहां पे भी एक ये कंपेंसेटरी प्रोविजन रख दिया ना, आप देखोगे वो लॉ हिट हो जाता है। क्योंकि हमारा कोई हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि उसकी नालायकियत की वजह से किसी दूसरे को फायदा मिले। आप कंपेंसेशन दो। आप एक्यूज को जो जेल में बंद है उसको भी कंपेंसेशन दो, और जो विक्टिम है या विक्टिम की जो फैमिली है उसको भी कंपेंसेशन दो। ग्रेट आइडिया। क्यों नहीं आप करते? पर नहीं, हमारे जैसे वो है कि हर एक चीज को जब आप किसी की अकाउंटेबिलिटी रखोगे नहीं, तो सिस्टम आपका एक तरह का, मेरा जो मानना है, जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हार्ट पे आ गया, रुक गया। बिल्कुल। आपको मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी 81 में, उस टाइम पे जेलों में जो अंडर ट्रायल थे, 55% अंडर ट्रायल होते थे और 45% कन्विक्ट होते थे। जेलों में जितने अंडर ट्रायल ज्यादा होंगे, उतना माना जाता है कि सिस्टम आपका लिथार्जिक है। सही बात है। जितने कन्विक्ट ज्यादा होंगे, इसका मतलब केसेस का डिस्पोजल हो रहा है, तो आपका सिस्टम चल रहा है ना। तो उस टाइम पे 55-45 का होता था। पर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून पता नहीं कितनी लैंडमार्क जजमेंट दी, स्ट्रिक्चर पास किए जुडिशरी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, पुलिस के ऊपर। उसका देखिए नेट रिजल्ट क्या रहा कि 94-95 के आसपास अंडर ट्रायल की जो संख्या थी वो 65% हो गई, 10% बढ़ गई।
और उनकी 35% कैदियों की होगी। उसके बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस इसका व्यू लिया और काफी लैंडमार्क उन्होंने डायरेक्शन दी। हाँ जी, हाँ जी। उसका देखो आपको हैरानी होगी, दुख होगा आपको कि आज की अगर हम 2023 की स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 76%, वो नंबर जो 65 था, Crazy. 76% अंडर ट्रायल है, 24% कन्विक्ट है। और अगर तिहाड़ का आप देखें, जहां पे हर एक चीज पैम्पर्ड है, 88% जो है वो आपके मैं ये जनवरी इसका मैं देख रहा, जनवरी 2025 की स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 88% अंडर ट्रायल है और 12% कन्विक्ट है। मतलब आप बता रहे हैं जो 1 लाख लोग मोटा मोटी वहाँ हैं, हाँ। उसके 88% आर एक्चुअली अंडर ट्रायल्स। दिल्ली में, दिल्ली का Correct, बता। अगर हिंदुस्तान का आप देखेंगे तो 76% है। स्टिल क्रेजी नंबर। मतलब मतलब पूरा जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। पूरा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन खासकर वो कोलैप्स कर गया है। मैं कहता हूँ इसमें भी सिस्टम ने कोलैप्स किया, पर फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दी अरनेश कुमार की, अरनेश कुमार बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था। उस पे उन्होंने कहा कि 7 साल से, उन्होंने सारे सिस्टम को नोट करते हुए ना उन्होंने ये कह दिया कि 7 साल से ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम कैद होगी, उन केसों में बेल विल बी द रूल एंड जेल विल बी द एक्सेप्शन। और अगर बेल नहीं मिलती, अब मैं और ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बेल नहीं मिलती तो पुलिस को और जज को एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि क्यों नहीं बेल दी। फिर आगे वो लिखा, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल केस भी स्टार्ट किया जा सकता है जुडिशरी के ऊपर और पुलिस के ऊपर, अगर उन्होंने बेल नहीं दी तो। जब ये वाली अरनेश कुमार की जो मैं कहता हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जब उन्होंने ये जजमेंट दी तो पहले क्या होता था, मेन जो पुलिस सिस्टम में करप्शन होती थी, डॉरी के ऑफेंस है, डॉरी में कोई भी किसी ने वो एलिगेशन लगा दिया, पुलिस क्या करती, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनमें बेल होनी शुरू हो गई। दूसरे बहुत सारे केस थे, चोरी के केस में बेल होनी शुरू हो गई, जिससे कि लाखों लोग जेलों से निकले। उसका रिजल्ट ये है कि जेलों की जो संख्या है, मैंने आपको बताया है कि पहले 4 लाख कुछ होती थी, आज से अगर 15-20 साल पहले देखें तो अब पिछले 10 साल से 5 लाख कुछ हजार जो है उस पर स्टैटिक है। करेक्ट। खाली वो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रोविजन किया कि बेल का प्रोविजन किया, प्लस उसमें बेल के प्रोविजन तो पहले भी उन्होंने कईयों में किए थे, पर उसमें फर्क नहीं पड़ा था। वो सिनारा खातून में कई बार उन्होंने बेल का प्रोविजन किया था, पर क्योंकि इसमें इन्होंने प्रोविजन किया कि जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ डिपार्टमेंट कार्रवाई हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी का एंगल जो डाला वो सबसे बड़ा एंगल था जिससे कि सारा हुआ। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम कर सकते, क्यों नहीं हम ला बना सकते कि जिसमें कि मतलब ये नहीं कि वकील पेश नहीं हो रहा तो उसकी सजा जो है अंदर वाला, वो एक बार आपने अवेयर कर दिया भैया कि देख लो इसको 3 साल से मर्डर का केस है, 3 साल में मैंने इसका डिस्पोजल करना है, तो जज उसमें डे टू डे प्रोसीडिंग भी करे, उसको 3 साल में खत्म करेगा, उसको नहीं तो होगा कि मेरे को इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज राइट इंडेफिनिट रह जाएगा, कभी अकाउंट देन देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एंड देयर इज नो। तभी तो आप देखिए ना, अब इंडिया के सिस्टम को फॉरेन कंट्री बड़ा उससे कंटेम्प्ट के साथ लेते हैं, बहुत कंटेम्प्ट के साथ लेते हैं। बिल्कुल, मतलब वो जुडिशरी को बहुत अंडरमाइन करते हैं अपने उसमें। आप देखें या और कई सारे हमारे भगोड़े जो है बाहर बैठे हुए, उनको पता है हम कह देंगे कि जेल में जो है, जेल में बड़ी ओवर क्राउडिंग है, जबकि इतनी ओवर क्राउडिंग नहीं है। 120-25% ओवर क्राउडिंग है, वो हर एक बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। पर उनको पता है हम एक तो ओवर क्राउडिंग की बात कर लेंगे, जेल में कोई वायलेंस हुई है या डिसिप्लिन के वायलेशन हुए हैं, वो करके वो अपना उन्होंने वहां रोका हुआ है। एक्स्ट्राडिशन उनकी होएगी नहीं, बिकॉज़ उन्हें ऑलमोस्ट एज अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी स्टेटस टाइप उन्हें लिया हुआ है। तो इसी बात पे ना मेरी एक किसी में इंटरव्यू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं किसी प्रेस वाले से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आता, दिल्ली में 16 जेलें हैं, किसी एक जेल में अगर वायलेंस हुई है या वायलेशन हुआ है या कोई प्रिजनर भागा है, बाकी 15 जेल से तो वो नहीं हुआ।
तो आप तिहाड़ को जो है एक सिंगल एंटिटी में कैसे आप ट्रीट कर देते हो? भाई जेल नंबर 2 में अगर वायलेंस हुई है तो हम भारत की सरकार को कहना चाहिए वहां पे, यूके की उसमें, कि हम इसको जो है जेल नंबर 2 में तो वायलेशन वगैरह बहुत हुए, हम इसको जेल नंबर 4 में रख देंगे, जेल नंबर 3 में रख देंगे। और जहां इज्जत की बात है, मतलब इससे देखो ना, पूरे देश की साख के ऊपर जो है बट्टा लग रहा है, उसमें आप ये कहो ठीक है जी, आप अगर कहते हो कि जेलों में बड़ा वायलेंस है, एक्सटॉर्शन है, ये है, हम इसको जेल में रखेंगे नहीं। आप पॉलिटिशियन को जो है स्पेशल जेल बना सकते हो, स्पेशल गेस्ट हाउस में रख सकते हो, या किसी हॉस्पिटल को आप जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हो। तो इनके लिए क्यों नहीं कर सकते? आप किसी भी बिल्डिंग को कह दो जी हम इनको जेल में रखेंगे नहीं, हम इनको जो है यहाँ स्पेशल जेल बना रहे हैं, इसमें इनको रखेंगे, है ना। और यहाँ पे तो कोई वायलेशन वगैरह की बात है ही नहीं। जैसे हमने बताया मनी पार का कमाल है। हाँ, अगर इफ देयर वाज अ लेस वेल्दी पर्सन, हाँ, अब तक वापस आ जाता, अब तक आ जाता। मतलब वो यूरोपियन कन्वेंशन के वो उसको ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है उन्होंने रोका हुआ है। मतलब मुझे अपने जो लीगल जो हैंडलर है वहाँ पे, उनके ऊपर भी मुझे बड़ा अजीब सी बात लगती है कि क्यों नहीं वो क्लैरिफाई करते कि तिहाड़ जेल जो है सिंगल जेल नहीं है, यहाँ पे 16 जेलें हैं। एक जेल में अगर हो रहा है तो हम इसको दूसरी जेल में रख देंगे, तीसरी में रख देंगे, नहीं तो स्पेशल जेल में रख देंगे। आप इसको भेजो तो सही बात है। अब पूरे हिंदुस्तान में बट्टा क्यों लगा रहे हो? तो यही वाली मेरी बात सुन के मैंने जब ये पॉडकास्ट पे कहा था, तो एक ब्रिटिश डेलीगेशन आया यहाँ पे, तो वो आके मिले मुझसे, स्पेशल उन्होंने कहा मुझे भी, डॉक्टर किरण बेदी है, उनसे मिले, डॉक्टर किरण बेदी के ऑफिस में ही हम मिले। तो वहां मैंने ये वाली बात कही थी, वो कहते हैं यही वाली बात अब आपने हमें बता दी है, तो अब हम उनको कोर्ट के आगे हम ये वाली बात रख सकते हैं। कहते पहले तो क्योंकि आपके जो प्रोसिक्यूटर आते थे, जो इंडिया से जो आते थे एक्सपर्ट, उन्होंने हमें कभी इस बात को बताया ही नहीं। उनको मैंने बताया नेगेटिविटी नहीं है, अगर ये चीज है, कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, उनको बहुत सारी बातें बताई, मेडिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, आप इस चीज को क्यों नहीं देखते? कितने लोग बदले हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं देखते? बिल्कुल, जैसे आपने इस ब्रिटिश डेलीगेशन को बताया, तो हो सकता है कि उसका फर्क पड़े। रैपिड फायर राउंड करते हैं। बिल्कुल, आफ्टर द रैपिड फायर we'll definitely have a goodie hamper for you also. But रैपिड फायर के अंदर आपके माइंड में so I'll read out a sentence, so the one word or one sentence that you'd like to say in that, so I think it'll be quite interesting for a lot of our viewers and listeners as well. So first up, toughest inmate you ever dealt with? There were so many toughest, but I think most ticklish was Charles Sobhraj. Nicest surprise that you ever got from a prisoner? It is again Charles Sobhraj. When I was suspended, so he came to me that he told me that if I need some help from him, so that was nicest surprise. Even till date, that is the nicest surprise. One prison food item that you will never eat again? I think it is dal. Okay. एक ऐसा डेथ रो इनमेट जो आप कभी नहीं भूलेंगे? I think I have also mentioned in my book. I think it should be Afzal Guru. अगर आप prisons में नहीं होते तो आपके हिसाब से what career would you have chosen? I would have been the administrative officer somewhere. ऐसी किताब जो आप believe करते हैं कि everyone should read? I think this is Gandhi ji book, My Experiences with Truth. Very good, very good. ऐसा एक skill जो आपको जेल के अंदर ट्रबल के बाहर रखे? स्किल नहीं, मैं एक आदत कहूंगा कि नेवर बी डिसऑनेस्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर इज वन हु एक्चुअली फॉरगिव्स और द वन हु एक्चुअली पनिशेस? एक्चुअली हु फॉरगिव्स। अगर आप एक सिंगल वर्ड के अंदर तिहाड़ को डिस्क्राइब करेंगे, सो व्हाट वुड दैट वर्ड, वन वर्ड और टू वर्ड्स बी? देखिए, जेल जो है जेल ही होती है, मींस जहाँ पे आपको चाहे पिंजरा सोने का भी हो, बिल्कुल पिंजरा ही होता है। सही बात है, वेरी वेल सर। ट्रॉमा और वो सब चीजें जो है, आपकी लिबर्टी जो कर्टेल होती है, जेल ही होता है। एक लॉ जो आप विश करते हैं कि इंडिया में चेंज हो जाए? हाँ, मैं ये चाहता हूँ क्रिमिनल लॉस जो है, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये चेंज हो जाए। इसमें एक टाइम लिमिट रखे, जैसे आपने बताया, जिसमें कि हर एक ऑफेंस के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि जिसमें कि उसको उस टाइम लिमिट में उसको खत्म करना ही सेटल करना ही करना। लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो आपने कभी देखा है, that someone has been handed a sentence, what's the longest sentence that you ever seen anyone serve? 25 years. जब आपने आपके पहले ब्लैक वारंट के बारे में सुना, तो what was that one thought that went through your mind when you heard that a black warrant is coming, and this is of course Ranga Billa case, right?
No, I was very happy. ब्लैक वारंट जो मैंने आपको पहले बताया कि लिखने के कई सारे कारण थे। एक तो मैं पल्लवी को बताना चाहता था कि जेल किस तरीके से फंक्शन करती, बिकॉज द प्रिजन सिस्टम इज ओपेक, सो फॉर इंडिया इज कंसर्न इट इज ओपेक। लोगों को तब पता लगता है जब कोई हैबिचुअल प्रिजनर जो है अपनी कोई शराब बैठे पी रहे हैं, हालांकि शराब वगैरह इतनी आसानी से नहीं पहुंचती, वो अब इस पे व्हाट्सएप पे या और जगह जो है वो रिलीज कर देते हैं कि जेल में वो मजे मार रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो बेसिकली वो प्रिजनर जो है, जो उसके खिलाफ विटनेस है, उनको थ्रेट कर रहा है। देख, तू तो जेल में भिजवा सकते थे ना, आपने जेल में भिजवाया और हम जेल के अंदर भी ऐश कर रहे हैं। बुक्स और मूवीज, आपका जब डाउन टाइम होता था, जब आप रिलैक्स करना चाहते थे, तो आपका ज्यादा किताब पढ़ने का था या पिक्चर देखने का था? देखिए, मैंने साइंस ग्रेजुएट उससे बीएससी मैंने करके फिर एलएलबी किया। मुझे पढ़ने की तो एक आदत थी, तो मैं जब भी होता था अपनी टेक्स्ट बुक ही ज़्यादा पढ़ता था, या कभी उस टाइम पे जो है नॉवेल्स वगैरह कुछ होते थे उनको कर लेता था। पर अब जो है मेरे को मूवी वगैरह देख के काफ़ी रिलैक्सिंग वो होता है। सीरियल्स देख के, अब मूवीज एंड सीरियल्स। हाँ, सीरियल। एक लीडर जो आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं इन हिस्ट्री? If you say about political leader, it was लाल बहादुर शास्त्री। मैन ऑफ इंटेग्रिटी। मैन ऑफ इंटेग्रिटी। तो बहुत ज्यादा मैं उनको पसंद करता हूँ। उनके ऊपर मैंने कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं, तो आई लाइक हिम मोस्ट। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया गुड और बैड? इट इज वेरी गुड। वेरी गुड। पहले क्या होता था, एक क्लिक होता था कि खाली इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते थे उन्हीं की बातें सुनी जाती थी और किसी की बात सुनी नहीं जाती थी। आज की डेट में अगर सुनील गुप्ता भी दिख रहा है कुछ सोशल मीडिया पे कर दिया और वो चीज वायरल हो गई, तो उसका उतना ही इम्पैक्ट होगा जो कि पहले एक बहुत बड़ा लेखक है उसका जो इम्पैक्ट होता था। तो सोशल मीडिया इज वेरी गुड, पर जब भी कोई चीज वेरी गुड होती है उसके दोनों एंगल होते हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो जो नुकसान है मेरे ख्याल वो कम है, बाकी ये एक आम आदमी की सुनी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। I think podcast में आपका impact has been tremendous and you know viewers and listeners, सुनील जी बता रहे थे कि 30 से ज़्यादा podcast के ऊपर वो already आ चुके हैं, 20 से ज़्यादा उनके पास already requests हैं, and of course you know today he's come, he spent all this time with us, so you know thank you for that. But again I think again social media के माध्यम से जो message आपने आगे communicate किया है, you know to someone like me, like I would say that मुझे तिहार के बारे में, you know, the entire justice system, you know, prisons, I knew nothing. But in the last 1 week, मतलब seeing, you know, reading the book, watching the show, मतलब actually लग रहा है that you've done an MBA. So thank you for that. लग ही रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है. Thank you. अगर आप एक 21-year-old से आज आप बात कर रहे होते, what advice would you give a 21-year-old? देखिए, हम लोग जो है हमारे जो प्रिंसिपल्स है तो हम लोग उससे खूब दूर हो गए. आप देखिए, एक चीज मैं हर एक के लिए कहता हूँ, आप एक चीज मान के चलो कि आप जो कुछ कर रहे हो कोई देख रहा है, और अगर आप ट्रुथ का रास्ता जो है अपनाते हो, ट्रुथ मीन गॉड, भगवान आपके साथ है. जब आप, मैं कहता हूँ कई चीजें ऐसी होती है, जैसे ब्लैक वारंट की मैंने और कई सारी मैंने 3-4 किताबें पहले लिख चुका हूँ, अभी आगे लिख भी रहा हूँ. क्योंकि अगर आप ट्रुथफुलनेस के साथ जो है लिखते हो तो वो चीज बड़ी पॉपुलर हो जाती है. मतलब ट्रुथ मीन गॉड आपके साथ है, बिल्कुल, और आप सच्चे, और जो आपकी जो मंशा है उसको लिखने की, वो है आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो कि किस तरीके से जो है सिस्टम चलता है. तो अगर आप ट्रुथ के साथ हैं, छोटी सी बात आप कर लें बस, कि आपने जहां तक हो सके, अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं उसको थोड़ा कम करते जाएं. अल्टीमेटली ट्रुथ ही जो है आपको बचा के लेके जाएगा. Very true. I love that. And last question in the rapid fire, कि अगर if I was to in one word, you know, describe your life journey, so how would Sunil Gupta describe his life journey? It has been very successful, very successful. Yeah. I have been able to do so many things which had I been in other services, I would not have been able to do. Here I have done a lot, and I take pride of that. Love it. So again, if we talk about Black Warrant, अभी Netflix में जैसे ये शो आया है, तो इसकी जो शूटिंग हुई थी,
because of course very realistic set, but I'm sure तिहार के अंदर नहीं हुई थी. तो tell us and our viewers about the shooting of the show. कहाँ हुई थी और देखिए, कैसा सेटअप रहा इसका? किसी भी जेल में जो वर्किंग जेल हो वहाँ तो शूटिंग हो ही नहीं सकती. Right. तो इसकी जो शूटिंग के एक स्टूडियो तो इन्होंने, क्योंकि जेल के 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है जहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं. Right. तो जो जहाँ ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं जिसको कि हम ड्योढ़ी कहते हैं, ड्योढ़ी. तो उसका तो इन्होंने बहुत बड़ा इसका वहाँ पे बनाया था. बॉम्बे में इन्होंने सेट पूरा वहाँ सेट, एक जेल मतलब बिल्कुल लगी जेल रही थी वो जो इन्होंने सेटअप किया था. मेरे को दिखाने के लिए ले गए थे, मैं तो देख के हैरान हूँ. मैंने कहा आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इस जेल को बनाने में, तो सब आपने बाद में तो आपने इसको मिट्टी में मिला देना है, डिसमेंटल ही करना है. और दूसरा इसका जो हुई है, जो जेल के अंदर की शूटिंग है वो इन्होंने की है भोपाल में. एक जेल है, अंग्रेजों के टाइम की जेल होती थी. आजकल वो जेल जो है उन्होंने अबेंडन किया हुआ है उसको, तो उसमें इन्होंने की थी. और इनफैक्ट जितनी भी आजकल की मूवीज हैं जिसमें कि जेल दिखाते हैं वो वहीं पे दिखाते हैं. ओके. एंड पूरे क्रू से, फजान वगैरह से आप मिले हैं? हाँ, क्रू सारे सबसे कई बार मिला हूँ. मतलब जब इन्होंने प्रीमियर किया था तब मिला था. जब ये आप देखें, जान कपूर जो है, पहले हम नहीं मिले थे. मुझे इन्होंने एक बॉम्बे बुलाया कि आप कुछ एक घंटे के लिए आ सकते हो. मैंने कहा कहते क्योंकि एक वो जो आपका जो पहला इनाग्रल शॉट होता है वो लेना है. तो मैं गया वहाँ पे, तब मैं मिला जान कपूर को. तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका रोल करेंगे. फिर मैंने जान कपूर से बात की, तो जान कपूर ने बताया कि उन्होंने जितने मेरे पॉडकास्ट की देखो कितनी हेल्प मिली उनको. बिल्कुल. कहते मैंने सारे आपके पॉडकास्ट देखे, मैंने देखा आप किस तरीके से बात करते हो. Amazing. कहते मैंने कई बार देखे हैं, तो मैं तब आपका रोल कर रहा हूँ. फिर आप मुझे बताना कि जब आप ब्लैक वारंट देखोगे कि मैंने कैसा काम किया है. Satisfied थे with his portrayal? हाँ, उसने बहुत अच्छा पोर्ट्रेट किया. जैसे मेरी बात करने की आदत है, जिस तरीके से लहजा है मैं बात करता हूँ, उसने बिल्कुल उसी तरीके से जो है उसको दिखाया है. और फिर बाकी जो दूसरे थे वो भी मुझे मिले थे सारे, जब मैं इनाग्रल शॉट पे गया था. उसके बाद फिर जब शूटिंग खत्म हो गई तो फिर इन्होंने प्रीमियर किया उसका, जब बॉम्बे में प्रीमियर किया तब मैं सारे कलाकारों से मिला. पहले तो मतलब उनकी देखा सारा, और सीरीज देखने के बाद उनसे मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा कि इसने ये किया. अभी भी कई सारे जो इसके जो कलाकार हैं वो मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं. आपकी जो स्टोरी है, I mean, of course, it's been phenomenal, but I think जो आप आज कर रहे हैं in terms of, just to come and educate the audiences, and even what you're doing in the Delhi High Court, where आप आज practicing lawyer हैं, and I think you're representing a lot of very sensitive matters. तो वो भी need of the hour है. So हाँ, बिल्कुल. देखिए, एक मैं केस आपको बताना चाहूँगा. क्या है कि हमारे यहाँ एक सेमी ओपन प्रिजन का सिस्टम है, ओपन प्रिजन जिसको कहते हैं. जब एक कैदी का बहुत अच्छा जेल में बिहेवियर होता है, तो एज ए रिवार्ड आप उसको पहले सेमी ओपन प्रिजन में भेजते हैं, फिर ओपन प्रिजन में भेजते हैं, जहाँ मतलब वो जेल की 4 दीवारी से बाहर है. सुबह जाते हैं काम करके, फिर रात को वापस आते हैं सोने के लिए. रात को सोने के लिए आते हैं. ये तो ओपन प्रिजन हो गया. इसके बाद ओपन क्लस्टर होते हैं जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो. तो ये वाला जो सिस्टम है सेमी ओपन जेल वगैरह, इसमें क्या था कि इन्होंने मैन के केस में तो सेमी ओपन जेल उनके लिए वो की हुई थी. विमेन के लिए इन्होंने सेमी ओपन जेल का प्रोविजन रखा नहीं था. इनको ये था कि अगर आप विमेन को सेमी ओपन जेल में भेजेंगे तो कुछ भी जो है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है या मिस हैपनिंग कर सकती है. तो उसके लिए मैंने PIL डाली दिल्ली हाई कोर्ट में. और दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरी PIL को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो विमेन प्रिजनर्स हैं उनको आप सेम ट्रीटमेंट देंगे, अगर बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सेम ट्रीटमेंट देंगे जो कि आप मेल प्रिजनर्स को दे रहे हैं. तो बिल्कुल अभी मैं रिटायर हुआ था 2016 में, मेरे को 2018 में ये चीज सामने आ गई थी. In fact, interestingly, आपने women prisons के बारे में बात की, because of course in Black Warrant we've spoken and seen a lot about the male prison side. How is it in women prisons? मतलब वहाँ what are the main differences? What are some of the going ons? मतलब वहाँ भी इतनी हद तक corruption and misery है कि मतलब वहाँ हिसाब किताब अलग है. देखिए, विमेन के लिए मिजरीज ज़्यादा होती हैं जेल में जाना.
हमारा लॉ ये कहता है कि जैसे मैन के केस में तो आप किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया, अब नहीं कर सकते ऐसा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। पहले होता था किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया। फॉर वुमेन जब तक कोई बहुत सीरियस केस में ना हो तब तक वो जेल में नहीं भेजते। और विमेन के केस में ये होता है कि जब अनलेस की शी इज यंग, अदरवाइज क्या होता है कि उनकी कस्टडी लेने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी बूढ़े बंदे को आपने जेल में भेज दिया, फैमिली उनको डिसोन नहीं कर देती, फैमिली उनको डिसोन कर देती। मतलब ये बहुत बड़ा ट्रेजिक एक हमारे यहाँ पे एक कस्टम कह रहे हैं वो है। तो वो कहते हैं कि जेल में अब जेल वाले अपने आप उनकी सारी वो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया था कि इसके लिए मैंने एक पिटिशन डाली हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी थी कि ऐसी विमेन प्रिजनर्स और ऐसे मैन प्रिजनर भी हैं जिनकी कस्टडी लेने के लिए कोई नहीं आता, उनके लिए हाफ वे होम बनाए जाए। तो दिल्ली में उस टाइम पे 18-19 की बात ये कर रहा हूँ, हाफ वे होम बनाए गए ऐसी विमेन को रखने के लिए और ऐसे मैन को रखने के लिए। विमेन ज्यादा इसके लिए शिकार होती हैं, तो विमेन के लिए ये काफी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड मे बी जो अपना वुमेन prisoners हैं on release, I think maybe rehabilitation for them might be slightly easier also. देखिए होता क्या है कि हमारा जेल का कानून भी ये कहता है कि जो ITP एक्ट होता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, right, उस एक्ट की जो औरतें हैं उनको दूसरी औरतों से अलग रखेंगे। उसके पीछे कारण है कि उनका इविल इन्फ्लुएंस जो है दूसरे उनके पास ना पहुंचे कि बाहर जाके वो भी गलत धंधे में लग जाएं। तो इसलिए हमारा रूल कहते हैं कि आप उनको बिल्कुल अलग रखेंगे, पर हम रख नहीं पाते। जो हमें सेपरेशन करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते। तो विमेन के केस में एक तो ये है कि इनको जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जैसे मेन के केस में काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है और सब तरीके की ट्रेनिंग है। विमेन के केस में अभी भी ट्रेनिंग जो देनी चाहिए वो नहीं आ रही, वो नहीं है। उनको पापड़ अचार बनाना और छोटे मोटे सिलाई कढ़ाई का काम करना, इस तरीके का है। तो एक तो वो ट्रेनिंग उनको उस तरीके की मिले ताकि बाहर जाके वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सकें या और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। right, तो वो है। प्लस एक विमेन अगर जेल में रह के जाती है तो पूरी फैमिली का एक एटीट्यूड, अगर यंग भी है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। very true, very true. तो उसके लिए उसको एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं मानिस्मत की मेन के केस में। सही बात है। एक और ट्रेंड जो काफी देख रहे हैं, इनफैक्ट आपने एक पॉडकास्ट में बोला भी था दैट so many foreigners are now being arrested, mostly drug trafficking, Nigerians and other maybe African nations as well. इनका क्या हिसाब किताब है? Because if they come in for drug trafficking, how many years would they normally stay in prison for? And इनका रिलीज का हो, फिर यहाँ से बाहर वापस जाने का, इनका क्या हिसाब किताब रहता है? देखिए, अगर मैं दिल्ली जेल की बात करूँ, दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया में ऐसी है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ऐसी है कि जो फॉरेनर प्रिजनर्स का नंबर होता है, अगर मैं दिल्ली जेल की बात करूँ, हम लोग पढ़ते रहते हैं बांग्लादेशी इतने हैं, पाकिस्तानी इतने हैं, सही बात है। वो इतने नहीं होंगे जेल में जितने नाइजीरियन है। उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। नाइजीरियन जो होते हैं, इनका क्या होता है, इनका फिजिक इतना लंबा चौड़ा होता है कि हमारे जो इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इनके आगे बोने लगते हैं। वैसे इंटिमिडेट होते हैं। हाँ, वैसे इंटिमिडेट हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और दूसरा, बहुत दादागिरी से चलते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इंडियंस की इतनी औकात होती होगी किसी फॉरेन कंट्री की जेल में ऐसे उत्पात मचाए। सही बात है। मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या हुआ कि जितने फॉरेनर्स प्रिजनर होते थे, चाहे यूरोपियन है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, चाहे नाइजीरियन है, अफ्रीकन है, जो भी, इनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। इनको पिज्जा, पास्ता, अंडा, ये सब चीज़ें, बटर वगैरह सब चीज़ें इनको हम देते थे। और इनको अलाउ करते थे कि आप चाउमीन वगैरह जो भी चीज़ें, ये सब वो करते थे। और ये लोग बड़े चौड़े होकर रहते थे, मतलब
इनके मन में ये होता था, एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता था कि इंडियन, ये तो मतलब बिल्कुल जैसे स्पिट करते थे, मतलब वो खासकर गोरे जो प्रिजनर आते थे, दे यूज्ड टू स्पिट, अरे तुम इंडियन, ब्लडी इंडियन, सो करके गालियां निकालनी, वो करनी। तो इस चीज को रोकने के लिए बड़ी तगड़ी डिस्पैरिटी हो रही थी। सही बात है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि ये मेरा और हमारे जो डीजी थे, हमारा ये एक आइडिया था कि हम इनको स्पेशल खाना क्यों देते हैं। ये बात मैं आपको बताऊं 2003-04 की है कि हम इनको स्पेशल खाना क्यों देते हैं। जो खाना इंडियन को मिल रहा है वही खाना इनको मिलना चाहिए। सही बात है। अगर हमारा इंडियन कभी बाहर विदेश की जेल में जाएगा, उसको special दाल रोटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ना। उसको वही खाना देंगे जो और खा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दें? तो हमने जैसे ही स्टेप लिया, इनको एट पार किया, दो चीजें की। एक तो जब पहले पैलेशिया उसमें जगह पे ये स्पेस में रह रहे थे वो, तो उसको उसे करके जैसे आम इंडियन को रखते हैं वैसे रखा इनको। बड़ा रेजिस्टेंस हुआ, बड़ी गालियां पड़ी मुझे, खासकर इतनी गालियां पड़ी वो खासकर काले जो नाइजीरियंस थे उनसे बहुत गालियां निकाली। इसको धर्म का मामला भी देके उन्होंने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। पर अगर आप सच्चाई आप के रास्ते पे हो तो आप जीतते हो हमेशा। तो जब हमने बात ये सब कोर्ट्स वगैरह को बताई तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनको इंडियन के साथ ही रखो। दूसरी बात, जो खाने की बात मैं कर रहा था, इन्होंने कहा कि हमें नॉनवेज भी दो जेल में। हमारी जेल टोटल वेजिटेरियन जेल है, तो हमने कहा नॉनवेज नहीं देंगे। अच्छी बात है कि जो बात मतलब 81 से हमने रखी है तो अभी तक 2025 तक वही चल रही है, वेजिटेरियन जेल चल रही है। तो हमारा ये था जैसा अन्न वैसा मन वो होता है, तो हमने नहीं दिया। हमने हमारा ये था कि रिफॉर्मेशन के लिए जो हम खाना दे रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी जगह है, और खाना हम इनको वेजिटेरियन देंगे। कोई स्टिग्मा नहीं कर रहे थे हम किसी चीज के ऊपर भी। तो इन लोगों को जब दाल रोटी शुरू की, इनका पिज्जा पास्ता वगैरह जो बंद कर दिए, तो सबसे पहले तो यूरोपियन जो एसोसिएशन है, यूरोपियन यूनियन ने, उनके एम्बेसडर्स आए, उन्होंने बात की हमारे से और डीजी से, कहेंगे ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे अगर आप इनको पिज्जा पास्ता वगैरह नहीं खाने देंगे या नॉनवेज नहीं दोगे। तो हमने बात उनकी सुनी और हमने कहा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पैरिटी रखनी है इंडियंस के साथ। करेक्ट। क्योंकि हमारे इंडियंस जो है अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट लगाई। हाई कोर्ट में हमने यही वाला वो लिया, स्टैंड लिया, एक तो पैरिटी, राइट, है ना, और दूसरा अगर हमारा इंडियन जो है किसी फॉरेन की जेल में बंद होता है, क्या उसको दाल रोटी देंगे? ये कभी भी नहीं देंगे। तो हमने कहा नहीं, हम तो यही देंगे। हमारी बात को हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। तो फाइनल है, तो उसमें फाइनल है, मतलब वही जो हम इंडियन खाते हैं वही चीज ये लोग खा रहे हैं। राइट। कैंटीन में कोई चीज दूसरी आ जाए तो बात दूसरी है, बाकी जो सरकारी खाना है वो सबको एक सेम रहेगा। तो फॉरेनर्स जो है, खासकर ये जो नाइजीरियंस है, मैं कास्टिगेट नहीं कर रहा, नाइजीरियन अच्छे भी होते हैं। तो इनका क्या है कि इनका डील डोल बड़ा अच्छा होने की वजह से तो ज्यादातर हमारे यहाँ जो ड्रग्स जेल के अंदर जाती हैं, ज्यादातर नहीं, 50-50 कह रहा हूँ, 50% इंडियन की कनाइवेंस के जाती हैं, जात बिरादरी की कनाइवेंस से जाती हैं, 50% ये लोग जो है छुपा के ले जाते हैं। इनके क्योंकि इनके प्राइवेट पार्ट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें छुपा के ले जाते हैं। और दूसरा, इनके ऊपर शक भी नहीं होता। ये लोग क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, अंग्रेजी में बोलेंगे, वो किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो कहते हैं क्या पंगे पड़ना, जाने दो। तो पर जेल के में इनका जो कुछ अच्छे भी नाइजीरियन होते हैं जो एजुकेशन एक्टिविटी भी में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने में जो है पूरा साथ देते हैं, पर खुरापाती भी बहुत होते हैं। तो जो ये जो चीजें जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है, मोबाइल फोन, ड्रग्स वगैरह, इनके थ्रू बहुत केस में 50% केस में इनके थ्रू जाती है। राइट। और इनकी भी अपना दादागिरी होगी, लाइक गैंग तो इनका भी बन गया होगा, जैसे आप अपना शो के अंदर भी दिखाते हैं दैट त्यागी गैंग था ये, तो उस हिसाब से इनका नाइजीरियन गैंग भी एक बन गया होगा। नाइजीरियन गैंग भी, तो प्लस इनको क्या है कि इनको संभालने के लिए जो है आपको काफी तगड़ी फोर्स चाहिए होती है, प्रोफेशनल फोर्स चाहिए होती है जो इनको संभाले।
क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमने इनको इंडियन के साथ रखना शुरू किया था तो उस टाइम पे करीब करीब थे 150 करीब नाइजीरियन, जो इन्होंने एब्यूजिंग की, जो इन्होंने इंटिमिडेट करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की मेरे ऊपर, इतनी गालियाँ निकाली। पर मैंने कहा नहीं, ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी कि अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको ये नहीं कि हम भी उल्टी गाली देनी शुरू कर रहे हैं, पिटाई करें। तो इवन दो तब हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी थी, माइनर फोर्स इस्तेमाल की थी, पर अल्टीमेटली जो ये चीज़ की, इनको एट पार हम लेके आए, तो उसका ये फ़ायदा हुआ, एक तो इंडियन जो प्रिजनर्स थे उनमें एक कॉन्फिडेंस पड़ा कि हमारी भी इज्जत फॉरेनर्स के बराबर है, एक इक्वलिटी की बात है, और दूसरा जो है जेल में डिसिप्लिन में बहुत तगड़ा सुधार है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इनके जो केसेस हैं, these cases are normally fought by their consulates और embassies, मतलब मोस्टली वो उनको represent करते हैं for all these foreigners? इसमें क्या होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्री है, इनके तो ये आते हैं, ये अपने नेशनल को जो है हेल्प करते हैं। Okay. पर नाइजीरियंस वगैरह ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, इनके मतलब आप देखें जो जितना एफ्लुएंट कंट्री है वो अपने प्रिजनर्स के बारे में सोचते हैं, जो पुअर कंट्री है वो अपने प्रिजनर्स के बारे में नहीं सोचते। तो ये फिर ये यहीं रह जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारा भी आपने बताया 80% लोग हैं जो they cannot afford legal aid in India, they get stuck। इसमें देखें जो कई बड़े दुखदाई केस भी होते हैं। क्या होता है कि जैसे ड्रग के केस में कोई आ गया, ड्रग के केस में हमारा एनडीपीएस एक्ट कहता है कि जज खुद पर्सनली सेटिस्फाइड होगा कि बंदा ड्रग की ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, तभी बेल मिलती है। तो नाइजीरियन के केस में कहाँ से ड्रग पर्सनली सेटिस्फाइड होगा? उसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों को कई बार जो है, अगर किसी केस में 10 साल की कैद हो सकती है, तो 5-5, 6-6 साल एज अंडर ट्रायल रहते हैं जेल में। जबकि इंडियन जो है वो 2 साल में, 2.5 साल में छूट जाएगा, सही बात है, बेल पे चला जाएगा। पर इनकी जो है फॉरेनर्स होने का ये नुकसान भी है कि इनको जो है आराम से बेल नहीं मिलती, और जिससे कि पड़े रहते हो। अब 6 साल कोई जेल में रहा है, उसके बाद आपने एक्विटल कर दिया, अब देखो उसने जो 6 साल उसने जो जेल में बिताए हैं, कितना ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पर फॉरेनर्स के ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होता है। करेक्ट, क्रेजी। Let's talk about, and as last, like I said, few minutes, अगर हम बात करें from your personal life perspective, right? And of course, you know, आप तिहाड़ के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहे थे, पूनम जी भी जब आपको मिले थे, and eventually got married, and then you had 2 children. I believe your daughter is now happily married, and your son is in the IT space. Lovely. But growing up, उनके ऊपर क्या असर पड़ा? Like, you know, I'm sure जब आपके, you know, बच्चे, you know, young थे, तो जिस एरिया के अंदर थे, जब 13 लोग तिहाड़ से एक बार escape किए थे, the compound where they came out was the area where the tunnel came out to your compound, right? So how was that in terms of, you know, upbringing and effect उसका क्या पड़ा उनके ऊपर? Basically, you know, that happened in 1976. हाँ जी। तो मैं 81 में मैंने ज्वाइन किया था। देखिए क्या है कि अब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, अगर आप जेल की नौकरी कर रहे हैं तो all the time you are tense. All the time you are tense. हमेशा, कई बार रात के 2 बजे फोन आता था, जैसे रात के 2 बजे फोन आया तो इसका मतलब या तो कोई एस्केप कर गया या कोई मर गया, या कोई राइट्स हो गया जेल के अंदर। तो ऐसे आते रहते थे, ऐसे फोन जो है आते रहते थे, फिर हमें अलार्म करवाना होता था। तो ऑल 24 आवर्स यू हैव टू बी अलर्ट, और प्लस यू हैव टू गिव लीडरशिप टू योर सबऑर्डिनेट स्टाफ। आप लीडरशिप का वैक्यूम कभी भी नहीं आने दोगे, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी मेरे को मेरा सबऑर्डिनेट फोन करता था, सर आप जल्दी आ जाओ। मैं कहता शांत शांत शांत, अपना बीपी मत बढ़ा, कोई भाग गया या कोई मर गया या कोई राइट्स हो गए। मैंने कहा ये पार्ट है हमारी ड्यूटी का। तो हमेशा आपको टेंस रहने में ये है कि मैं एक जो बच्चों का बचपन है, I could not relish that time. लोग जाते हैं बच्चों के साथ खेलते हैं, ये करते हैं। मेरा क्या काम होता था कि सुबह सुबह 9 बजे मैं अपने बच्चों को, जो स्कूल जब जाते थे वो वाइफ के साथ जाते थे। उसके बाद जो है जिस दिन छुट्टी होती थी तो मेरा लकली या अनलकली, अब जो भी गए, मेरा ससुराल जो वैसे जेल को भी ससुराल कहते हैं, पर बाई चांस मेरी ससुराल बिल्कुल जेल के पास थी, जनकपुरी में सड़क पार वो रहते थे।
तो मैं बच्चों को जाके ससुराल छोड़ाता था, ससुराल वाले बच्चे की देख रेख करते थे। और मेरी वाइफ बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि बच्चों को किसी और जो दूसरे बच्चे थे जेल वाले उनके साथ नहीं खेलने देती थी। आई थिंक शी वाज राइट। अब मैं सोचता हूँ कि शी वाज राइट। वाइफ सब ऐसे मोटा मोटी हमेशा राइट ही रहते हैं। तो खाली मुझे अच्छा उसके बाद ये है कि अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े। उसका ये हुआ कि दोनों मेरे बेटा बेटी जो है, बेटी जो है काफ़ी अच्छी बड़ी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, काफ़ी अच्छी उसमें यूएस की कंपनी में लगी हुई है। बेटा भी यूएस की कंपनी में लगा हुआ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और दोनों के पार्टनर भी काफ़ी अच्छे, हैप्पीली दे आर लिविंग। पर मेरे को खाली एक रिग्रेट यही है कि मैं इनका बचपन याद ही नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह निकल जाना, रात को आप 9 बजे घर पे आ रहे हो, उस टाइम तक सो जाते हैं। उसके सोए तो उसके बाद भी रात को 2-3 बजे आप फिर उठ के जेल में चले गए, कोई अगर मिस हैपनिंग हो गई तो सुबह जब आप आ रहे हो तो घरवाली उनको स्कूल ले जा रही है, घरवाली सब कुछ कर रही है। तो पूनम जो है शी यूजुअली यूज्ड टू से, मतलब उसकी बड़ी फेमस saying है, आपको तो घर के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो शायद वो सही कहती है कि घर के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता कि सारा मतलब जो है, क्योंकि घर के बारे में वही सोच सकता है जिसका दिमाग जो है स्टेबल होगा, घर के बारे में सोचेगा। जब घर में के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था, अब तो वो वाली एक आदत ही बन गई है। बिल्कुल सो आई थिंक किताब में आपने एक पॉइंट में ये भी लिखा है दैट आपने उनको एक ऑप्शन भी था डिवोर्स का, दैट यू सेड दैट फ्रॉम माय साइड यू फील फ्री टू डिवोर्स मी इफ यू फील सो। मैंने इनफैक्ट कोर्ट में भी मूव कर दिया था और अपनी वाइफ को पीछे बिठा के स्कूटर पे लेके गया था वहाँ जज के पास। जज को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है मैं परेशान हूँ, ये मेरे को बात में मेरे पेरेंट्स को या उनको जो है, नेचुरली औरत क्या करेगी, वो आपके पेरेंट्स आपके भाई बहनों को कोसेगी जब वो देखेगी घर वाला जो है उसने भी अपनी भड़ास जो है निकालनी है। तो जज ने फिर डांटा कि आप ऐसे क्यों करते हो। तो खैर जो भी बात थी, बिल्कुल तो मैं वहां तक तैयार हो गया था। इनफैक्ट जब मैंने उसको लीगल नोटिस दिया तो वो भी उसके स्कूल की प्रिंसिपल के थ्रू दिया। तो उस टाइम पे बड़ा मशहूर हो गया था ये कि सुनील गुप्ता जी जो है काफी गुस्से में है। तो ये है, मतलब आपकी फैमिली लाइफ जो है, अगर आप ये कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं, बहुत ही तो आपकी फैमिली लाइफ काफी अनस्टेबल हो जाती है, बहुत अनस्टेबल हो जाती है। Thankfully everything is well and you are still together and your children have done well. Yeah. But I think for someone that satisfaction that बच्चे ठीक हैं और are happy हैं, I think that's the biggest dividend that one can earn. हाँ, वो तो है ही। Plus you are here, कोई आपको कोई ऐसी टचवुड कोई डिजीज नहीं है, कोई डिजीज फ्री आप अपनी लाइफ जो जी रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे आपने एस्केप का बताया भी, तो आई रिमेम्बर जब आई थिंक चार्ल्स सोबराज का जो एस्केप था 1986 आई थिंक 16 मार्च 1986 संडे था शायद, संडे था। एंड मुझे याद है दैट हम अपने नानी के घर में थे, वो रहते थे सिविल लाइंस के अंदर, और आई थिंक टीवी में भी आफ्टरनून का कोई शो चल रहा होगा, उसमें इंटरप्शन आया कि चार्ल्स सोबराज हैज एस्केप्ड। तो हमारी हवा निकल गई। I was 10 years old and my brother was 6 और नानी के यहाँ थे। पहले मैं पूछा तिहाड़ जेल यहाँ से कितना दूर है, बिकॉज सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए, बट इट वाज क्रेजी। तो आई गेस दैट्स अस एज आउटसाइडर्स, आप इनसाइड हैं तो आपने तो मतलब नेक्स्ट लेवल टेंशन रहती है। ये तो मैं बताऊं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि संडे का दिन था 16 मार्च 1986। तो संडे के दिन ना दूरदर्शन पिक्चर दिखाता था, एक बॉलीवुड फिल्म दिखाता था। तो कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही थी, तो फिल्म चलते चलते उसमें एकदम सडन ब्रेक आया, ब्रेकिंग न्यूज कि चार्ल्स सोबराज जो है जेल से भाग गया है अपने 13 साथियों के साथ। तो ये नाम है उनके, अगर किसी को पता लगे तो एकदम पुलिस को सूचना दें। तो ऐसी चीज हमने बॉलीवुड की मूवी में तो देखी थी, आपके साथ भी ये वाली चीज हो रही है। बिल्कुल। तो तभी भागते हुए गए हम जेल पे, जाके जो जेल का सीन देखा मैंने किताब में लिखा हुआ है। Like I said, phenomenal conversation. I think almost 2 hours and इतने ज़्यादा और instances हैं कि I think एक second episode हमें कभी कभार shoot करना होगा, because इतनी दी चीजें हैं जो हमने बात नहीं की, from Maqbool Bhat to I mean just so many like political prisoners, Afzal Guru and so much more. And I think again आपको तो अपना time नहीं मिला to even sip a glass of or take a sip of your water, but I think amazing contributions. Ladies and gentlemen, if you haven't read the book,
order it now, okay, Amazon से, and we've ordered multiple copies, which I hope you'll sign for us also. And of course, Netflix पे मैं देख ही रहा था कि next season भी आने वाला है, तो I think there's a next season that's possibly under shooting as well over there. And Sunil ji, again, thank you so very much, for today, taking out the time and coming all this way and spending your valuable time with us on Let's Chat with GB. Thank you very much for So- inviting. Plus, I want to add that ये जो Netflix का show है, हाँ जी, हाँ जी. that was judged as the best show, best series in India, Wow, and in Asia, it won the silver medal, मतलब second best. fantastic. तो बहुत ही gripping show है, बहुत ही gripping show है. इनफैक्ट मैं शो पढ़ना नहीं देखना नहीं चाह रहा जब तक मैंने किताब नहीं पढ़ी. Because amazingly, what they say, sometimes a show does not do justice to a book, or a movie does not do justice to a book. Like they talk about Godfather. Okay, Godfather ऐसी picture थी जो picture भी धांसू थी, and book was also great. बिल्कुल. But I think this is one series which has been very true to the book, right? And I think the representation and everything has been also very, very good. So definitely for people who are not readers, still order the book, and but watch the show, for sure as well. And of course, we have some small gifts from our side for you as well, because yes, everyone who comes on our show always gets a small gift. So this is something from the Shantanu and Nikhil collection. So it's just a tie and cufflinks and a pen for writing your thoughts in your next book. So that Thank is you very much. that is from us. Thank you very much. And also, of course, you come on our show, so we have the commemorative mug. So just as a reminder, so we have the Let's Chat with Yeah, I was GB mug for you as well. And of course, we can't forget Poonamji. Thank you. So there is something to take back to her as well. So I hope that's something that she liked for her kitchen. So Thank you just very much. something nice for you over there as well. And Lot of again, blessing, lot of blessing. no, not all. And like I said, so appreciate you coming and sharing all your insights. Like I said, बहुत ही अच्छा लगा. हाँ. And I'm sure हमारे viewers जो हैं बहुत ही इसको appreciate करेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके आपसे बात करके, आपकी insightful जो आपने conversation की है, तो I appreciate that. Thank you. Thank you. Thank you very much for inviting. Thank you so much.